हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है, कौटिल्य के अकॉर्डिंग लॉ क्या है, और उस टाइम पीरियड के जुडिशियल सिस्टम और कोर्ट सिस्टम को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी फिलोसोफर या फिर जूरिस्ट को जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है। तो कौटिल्य, जिन्हें स्टेट्स क्राफ्ट और जो किंग मेकर है ये कहा जाता था, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, एक चंद्रगुप्त मौर्य को बालक से पूरे साम्राज्य के टॉप पे बिठा दिया था। तो देखते हैं कौटिल्य के अकॉर्डिंग लॉ क्या है। इनके अकॉर्डिंग लॉ इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि इंडियन जूरिस्प्रूडेंस के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर भी हैं कौटिल्य। तो लॉ क्या है? लॉ वाज द इटर्नल ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, लॉ जो है गॉड का विल है, जो भगवान की इच्छा है उस वही जो है लॉ है। जैसे भगवान की इच्छा का मतलब ये है कि द बेस्ट एज पॉसिबल, मतलब जो सबसे अच्छा हो सकता है जनहित में, वही लॉ है। तो लॉ वाज द इटर्नल ऑर्डर, इट वाज जस्टिस एंड ड्यूटी। लॉ क्या है? लॉ जो है कभी किसी को जस्टिस दिलाता है या फिर किसी पे ड्यूटी कुछ इम्पोज करता है। लॉ वेयर मेड टू सिंक्रोनाइज विथ पीपल्स नीड एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। जो लोगों की ज़रूरतें हैं और जो इकोनॉमिक कंडीशंस है स्टेट्स की, इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बिठाने के लिए ही लॉज का निर्माण होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस जो किसी स्टेट्स का है वो भी एक लिमिटेड है, मतलब बहुत नहीं कह सकते, लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में पीपल का नीड्स कैसे फुलफिल किया जाए, बेसिकली इकोनॉमी में ही हम लोग ये देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज है और उसको कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ये चीज़ लॉ है, मतलब किसको कितना देना है, किसको सबको बराबर मिलना है या किसी को कम मिलना है, किसी को ज़्यादा मिलना है, ये कैसे मानेंगे लोग? मानेंगे तभी जब कुछ लॉज होंगे। तो यहाँ पे लॉज का यही मीनिंग है कौटिल्य के अकॉर्डिंग। कौटिल्य लॉ जो कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो लॉ का अगर डेफिनेशन के बारे में देखें तो लॉ इज ए रॉयल कमांड, क्योंकि उस टाइम पे मोनार्की था, तो इसीलिए कौटिल्य कहते हैं लॉ इज ए रॉयल कमांड इन्फोर्स्ड बाय सैंक्शन एंड रेगुलेटिंग फैक्टर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग भी सेम, ऑस्टिन में हम लोग पढ़े थे कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवराइन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो ये सारा चीज सही है कि कमांड भी होगा, सैंक्शन भी होगा, और इसमें एक कुछ चीज और एक्स्ट्रा है कि ये जो ह्यूमन डे टू डे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं इनको रेगुलेट करने वाला एक फैक्टर है लॉ। ये कौटिल्य के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा है। ही रिगार्डेड दंड एज द फाउंटेन हेड ऑफ द पॉलिटिक्स। देखिए इसमें ये कहते हैं कि ये जो पूरा लॉ सिस्टम है या फिर जो पूरा साम्राज्य है, इसके बीच जो दंड यानी कि पनिशमेंट है या सैंक्शन बोल लीजिए, ये चीज़ जो है ये एक बीच जैसा फाउंटेन आप लोग देखते होंगे तो उसके बीच में एक होता है जो जिससे कि फव्वारे निकलते हैं, तो एकदम स्ट्रांग रिजिड बीच में एक चीज़ होता है। तो वो जो बॉडी है वो है दंड, जो कि एकदम सैंक्शन और दंड जैसे 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 कोई सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो मोरल वैल्यूज़ को समझते हैं, मोरल वैल्यूज़ का रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको मोरल वैल्यूज़ अदर लोगों से पता चलता है कि ये मोरल वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिससे सोसाइटी की लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ये जो दंड का कॉन्सेप्ट है, जो लोग मोरली सही हैं वो लोग तो सही हैं, और ये जो कुछ बुरे लोग होते हैं जिनको पता है कि ये करना गलत है लेकिन फिर भी वो करते हैं, तो उनके लिए दंड का प्रोविज़न है। और ये दंड का प्रोविज़न कैसा है कि आप जितनी गलती कर दोगे, यानी कि प्रोपोर्शनल, जो ऑफेंडर जो ऑफेंस करता है तो उसको मतलब प्रोपोर्शनल पनिशमेंट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज ऑफेंस। जैसा वो ऑफेंस करेगा उसी के प्रोपोर्शनली उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो अब क्या है, किंग क्या है? हाईएस्ट अथॉरिटी है, बिल्कुल। जो अगर मोनार्की है तो वहाँ पे तो किंग हाईएस्ट अथॉरिटी होगा। बट
कौटिल्य के केस में अगर देखें तो कौटिल्य क्या कहते हैं कि किंग हाईएस्ट ऑथोरिटी हैं, बट ये उनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो कोई आर्बिट्री डिसीजन ले और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करे। मतलब आर्बिट्रीनेस को यहाँ भी क्रिटिसाइज किया गया है, आर्बिट्रीनेस को अच्छा नहीं बताया गया है। किंग भी जो है वो भी जो कुछ रिटन लॉज हैं जैसे स्मृतिज हैं, कौटिल्य बेसिकली उस टाइम पे स्मृतिज को फोकस्ड करके कहते हैं कि जो रिटन लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ही किंग को काम करना चाहिए। जैसे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रूल ऑफ लॉ है उसको भी स्टैब्लिश किया गया है। चलिए तो अब देखते हैं कि जुडिशियल कोर्ट्स कैसा होता है। हमने अभी देखा कि जो लॉ कैसा होता है कौटिल्य के अकॉर्डिंग, और किंग को किस तरीके से काम करना चाहिए, आर्बिट्रीनेस को क्रिटिसाइज किया कौटिल्य ने। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग दो तरीके के जुडिशियल कोर्ट्स होते थे, ठीक है। एट द मतलब हेड अगर देखा जाए कि जो एकदम अपर लेवल राष्ट्र के लेवल पे जो कोर्ट्स हुआ करते थे उनके बारे में बताते हैं। पहला तो धर्म साहित्य जो अभी का आप लोग सिविल कोर्ट देखते हैं एग्जैक्टली वैसा ही। ये अमात्याज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था और डायरेक्ट किया जाता था। जो अमात्याज होते थे वो मिनिस्टर होते थे, ये जो राजा होते थे उनके मिनिस्टर्स को अमात्याज बोला जाता था। तो ये इसमें कौन सा होता है, जो ट्रेडिशनल रूल्स रेगुलेशन होता था, ये सब चीज़ों का जब वायलेशन होता था, जो ट्रेडिशनल कस्टम्स जो है उसका वायलेशन जब हुआ तो इसको नॉमिनल फाइन्स से रिजॉल्व किया जाता था और इसको धर्म साहित्य जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग डिस्पोज किया जाता था, ठीक है। अगर कोई ट्रेडिशनल रूल्स कस्टम ये सारा चीज़ों का वायलेशन करता था। दूसरा कोड क्या है, द कंटक शोधना और क्रिमिनल्स कोड, ठीक है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कोड है, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं क्या था। देखिए जैसे कि हम लोग नाम से ही देखते हैं कंटक शोधना, मतलब कंटक मतलब कुछ कांटे जैसा चीज़ है, और शोधना मतलब उसको रिजॉल्व करना, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म करना। तो क्रिमिनल कोड्स ये उस टाइम का था। इट्स जुरिस्डिक्शन इंक्लूड रेगुलेशन फॉर द पुलिस, पुलिस को किस तरीके से रेगुलेट करना है इसका जुरिस्डिक्शन के अंदर आता था। पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करता था, क्रिमिनल्स को पनिशमेंट कैसे मिलेगा, प्रोसीडिंग्स कैसे होगा, और जो कुछ सिंपल और सीरियस ऑफेंसेस होते थे जिसका कि काफ़ी मतलब बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है राष्ट्र पे, तो वो सारी चीज़ों को ये इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता था। ये रेगुलेट करता था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्किंग है उसको, जैसे रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो हम लोगों को आगे पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रूल को इम्प्लीमेंट भी एक रूल से ही करवा सकते हैं। तो यही है रूल ऑफ लॉ। रूल लॉज इटसेल्फ, मतलब कि रूल्स अपने आप में खुद को रूल करने में कैपेबल है। तो ये डिटरमाइन करते थे रूल ऑफ लॉ को रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। मैंने बता दिया अभी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को इंश्योर करना है कि वो एक रूल के तहत ही रूल को इम्प्लीमेंट करवाएं। देखिए कंटक शोधना एक इंपॉर्टेंट कोड था, ये तो हमने अभी बताया, ठीक है। और ये जो था ये अभी के वो जो प्रोबेबली आप समझ सकते हैं कि जो स्टार चैम्बर इंग्लैंड में था, द कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही ये इनका कंटक शोधना जो कोर्ट था ये था। और ये क्या था, एक क्वासी जुडिशियल डिपार्टमेंट था। जैसे कि इसके जो हेड हुआ करते थे वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में कोई ये नहीं था, सेपरेशन नहीं था। ये जो जुडिशियल एक्सपर्ट हुआ करते थे वही एग्जीक्यूटिव में भी होते थे। इससे क्या होता था कि वो प्रॉपर ध्यान भी रखते थे लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते टाइम कि सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्वासी जुडिशियल डिपार्टमेंट था, ये कंटक शोधना कोर्ट जो था। और इसके जो मतलब हेड थे वो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, मतलब हाईली प्रोफेशनल, बहुत ही ज़्यादा जो जिनके पास नॉलेज था, उन सारे लोगों को इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जो जजेस थे वो थे उस टाइम के। इट वॉज इन द कोर्ट दैट डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द वायलेशन ऑफ स्टेट लॉज एंड रेगुलेशन वेर ट्राइड। इसमें क्या था कि जो स्टेट का लॉज है उसमें धर्म साहित्य में तो हम लोगों ने देखा कि जो नॉर्मल जो ट्रेडिशन कस्टम ये सब वायलेशन अगर होता है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा वहाँ। यहाँ क्या था कि स्टेट लॉज और रेगुलेशन को जो वायलेट करेगा उन सारे चीज़ों को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा इस कोर्ट में। ऐसे जो भी डिस्प्यूट अराइज होंगे जो कि वायलेशन ऑफ स्टेट लॉज एंड रेगुलेशन है उनको यहाँ पे ट्राई किया जाएगा।
चलिए, तो अब देखते हैं कि कौन इस कोड के अंदर कौन सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो आइटम्स जो जुरिस्डिक्शन के अंदर इनके आते थे वो देखते हैं कहाँ कहाँ ये ध्यान रखता था ये कोड। एक तो आर्टिशियंस जो कलाकार होते थे उनके जो इंटरेस्ट का ध्यान रखता था, क्योंकि एक प्रोस्पेरिटी तभी आती है जब आप ओवरऑल वेलबिंग के बारे में सोचेंगे। मर्चेंट के इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि आप यहाँ से देखें ट्रेडिंग लॉज का भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था यहाँ पे। नेशनल क्लाइमेटीज़, ये चूंकि एग्जीक्यूटिव में भी थे तो ये नेशनल क्लाइमेटीज से कैसे डील करना है इन सारे चीज़ों को भी बताते थे और इम्प्लीमेंट करवाते थे। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम मेंटेनिंग देमसेल्फ बाय एस्टेरॉयड मीन्स, मतलब कुछ गलत अत्याचारी बनने या खराब लोगों को बनने से भी प्रिवेंशन भी करते थे, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव में भी थे। डिटेक्शन ऑफ यूथ ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, जो पोटेंशियली हार्म कर सकते हैं सोसाइटी को, ऐसे यूथ्स को ये डिटेक्ट करते थे जो क्रिमिनल टेंडेंसी के होते थे। सीजर ऑफ क्रिमिनल एंड सस्पिशंस, अगर कोई सस्पिशियस है तो उसको तुरंत अरेस्ट करना, सीज करना। एग्जामिनेशन ऑफ सडन डेथ, अगर किसी का डेथ सडनली हो गया है, अकस्मात मृत्यु हो गई है, तो उस पर जांच बैठाना कि कैसे ये हो गया, फिर उस पर पूरा रिपोर्ट बनाना। और जो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं बिल्कुल कुछ वैसा ही होता था पहले भी। केसेज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इमोरल वुमेन, ये इस चीज़ को भी फोकस करता था कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर जो गलत हो रहा है, अनैतिक कार्य जो महिलाओं के साथ हो रहे, क्योंकि उस टाइम पे भी जो चिल्ड्रंस और वुमेन्स और गर्ल्स थी इन लोगों को मोडेस्ट माना जाता था। बेसिकली वुमेन्स को मोडेस्ट और गर्ल्स को मोडेस्ट माना जाता था, तो इन सब के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ तो उसको भी काफ़ी फोकस में रखा जाता था और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते थे। जब भी अगर जस्टिस को कोई भी वायलेट किया तो उसको तो पनिशमेंट मिलना है। ट्रायल्स ऑफ टॉर्चर इन इंस्टेंसेस ऑफ इलिक्ट कन्फेशंस, देखिए टॉर्चर्स, ट्रायल्स, ये सारा भी था। जब कन्फेशंस का बात आता था तो यहाँ पे ये सारा चीज़ भी उस टाइम पे था। चलिए, तो देखिए जैसे टॉप ऑफ द लाइन में दो कोट्स हम लोगों ने देख लिए। यहाँ पे क्या था कि काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था काफ़ी बड़ा था। मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य उस टाइम का था, तो इसीलिए यहाँ पे ये संभव नहीं था कि छोटे छोटे यूनिट्स पर इतने सारे कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए जो कि डायरेक्टली गवर्न हो, वो जो स्टेट के हेड हों उनसे। तो जो टॉप कोर्ट्स थे वो तो आपने देख लिया। अब लोकल लेवल पर भी टेरिटोरियल कोर्ट्स हुआ करते थे। जैसे अगर मान लीजिए कि सबसे डाउन टू द अर्थ अगर देखें तो कास्ट एंड रिलीजन्स के जो ऑफेंसेस होते थे, रिलीजियस क्राइम या फिर कास्ट के अगेंस्ट कोई एट्रोसिटीज़ हुई तो उसको रिमूव, उसको उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कमिटीज़ होते थी जिसको परिषद कहा जाता था। कौटिल्य कहते हैं कि इन कोर्ट्स का डिवीज़न कुछ इस तरीके से डिविजनल एंड सब डिविजनल लेवल पे होना चाहिए कि जो 10 विलेज हैं, 10 विलेजेस, उनको संग्रहणा बोला जाता था। 400 विलेजेस को द्रोणमुखा बोला जाता था। 400 विलेजेस मतलब 400 विलेजेस के लिए जो कोर्ट्स अवेलेबल थे उनको द्रोणमुखा बोला जाता था, और 10 विलेजेस के लिए जो कोर्ट्स अवेलेबल थी उनको संग्रहणा बोला जाता था, और सैथियाना बोला जाता था जो 800 विलेजेस के लिए अवेलेबल कोर्ट्स था उसके लिए। देखिए अर्थशास्त्र ये कुछ रैंकिंग या फिर जजेस के जो ग्रेजुएट्स यानी कि जो जज का जो मतलब ये स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसके बारे में उतना क्लियरली नहीं बताता, या फिर रैंक के बारे में क्लियरली नहीं बताता था। बस इसमें ये कहा गया था कि हाईली एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव थे जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को परफॉर्म करने में और एग्जीक्यूटिव को परफॉर्म करने में काफ़ी एक्सपर्ट थे। बस ये चीज़ उसमें बताया गया था। इसमें बस इतना ही बताया गया कि 3 धर्मस्थाज होंगे और 3 अमात्याज होंगे कोर्ट के लिए, ठीक है। ये इंडिकेट नहीं करता था कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑन द मतलब कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और ना ही ये ऐसा कुछ था कि इस कोर्ट से एपिलिएट कोर्ट जैसा भी कुछ क्लियरली नहीं बताया गया था, ठीक है। चलिए, तो लोकल कोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। अब मोर ऑफ द टॉपिक्स जो है हम लोगों को पढ़ना है, लीगल प्रोसीजर्स क्या है। कौटिल्य के टाइम पे जो अर्थशास्त्र में लीगल प्रोसीजर्स दिया गया है,
प्लेंट एंड प्ले जो होता था, जो प्रोसीडिंग्स कैसे चलता था और जो कंप्लेंट कैसे फाइल होता था, एविडेंस किस किस तरीके के होते थे, जुडिशियल डेलिब्रेशन क्या क्या होता था। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हैं, जस्ट आप कमेंट एक बार करेंगे कि हाँ ये टॉपिक हमको जानना है, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे। इन दिस वीडियो अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार बस नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ इस टॉपिक में मुझे कन्फ्यूज़न रह गया, या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। दैट्स ऑल, थैंक यू।